ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 97। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे अपने दांत पीसते हुए पूछता है, तो दूसरा तरीका क्या है जिससे लिटिल डीमन एम्प्रेस की जान बचाई जा सके। जैस्मिन बताती है, दूसरा तरीका 7 ग्रेट हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में से रैंक 3 लाइफ एंड डेथ प्राइमोडियल सील को ढूंढना है जिसमें इटर्निटी की पावर है। अब आगे युनचे डेस्ड होकर पूछता है, लाइफ एंड डेथ प्राइमोडियल सील, क्या ये एक हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर है? जैस्मिन शांत आवाज में एक्सप्लेन करती है, ये 7 ग्रेट हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स में तीसरे नंबर पर है, सिर्फ हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड और इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियाड ट्रिब्यूलेशंस के नीचे। कहा जाता है कि यह प्राइमोडियल यूनिवर्स के सेंटर में पैदा हुआ था और इसकी एनर्जी यूनिवर्स से जुड़ी है। जब तक यूनिवर्स जिंदा है यह कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। युनचे सवाल करता है, जब तुमने इटर्निटी की पावर का जिक्र किया तो उसका क्या मतलब था? जैस्मिन जवाब देती है, अगर तुम इसे पहनो तो तुम्हारी लाइफ स्पैन कभी कम नहीं होगी, यानी जिसके पास यह होगा उसे इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। युनचे हैरान रह जाता है, इटर्नल लाइफ? तो तुम कभी मरोगे नहीं? यह कैसे पॉसिबल है? जैस्मिन गुस्से में कहती है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। इटर्नल लाइफ का मतलब यह नहीं कि इंसान अमर हो जाता है। तुम बुढ़ापे से नहीं मरोगे, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स से मारे जा सकते हो। लेकिन अगर कोई सच में इतना पावरफुल हो कि उसे कोई मार ना सके और उसे यह प्राइमोडियल सील ऑफ लाइफ एंड डेथ मिल जाए, तब वो सच में एक अनडाइंग बॉडी हासिल कर लेगा। वो आगे बताती है कि यह प्योर यूनिवर्स में इटर्नल लाइफ देने वाला इकलौता आर्टिफैक्ट है। एंशिएंट टाइम्स में ट्रू गॉड्स भी इसके लिए पागल थे, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन भी लिमिटलेस नहीं थी। युनचे चुपचाप सुनता रहता है। उसे यकीन नहीं होता कि इटर्नल लाइफ जैसी पावर सच में एग्जिस्ट कर सकती है। थोड़ी देर बाद वो धीमी आवाज में पूछता है, तो ये प्राइमोडियल सील ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्या तुम जानती हो ये कहां है? जैस्मिन गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या लगता है? वो बताती है कि नीचे के रैंक वाले हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर्स जैसे स्काई पॉइजन पर्ल और मिरर ऑफ सैमसारा तो हिस्ट्री में कई बार मिल चुके हैं, लेकिन टॉप 3 हेवन पनिशिंग एंसेस्ट्रल सोर्ड, इविल इन्फेंट्स व्हील ऑफ मिरियड ट्रिब्यूलेशंस और प्राइमोडियल सील ऑफ लाइफ एंड डेथ गॉड्स के फॉल के बाद से पूरी तरह गायब हैं। जैस्मिन यह भी कहती है कि हो सकता है किसी को यह मिल गया हो, लेकिन उसने इसे छुपा कर रखा होगा, क्योंकि इसकी पावर रिवील करने पर सब उसे छीनने आ जाएंगे। क्यों? क्या तुम इसे ढूंढना चाहते हो? जैस्मिन मजाक उड़ाते हुए कहती है। युनचे गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। मुझे विश्वास नहीं है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास मेरे टीचर की मेडिकल आर्ट्स हैं, रेज गॉड की पावर है, ड्रैगन गॉड का ब्लड है और स्काई पॉइजन पर्ल है। मैं हार नहीं मानूंगा कि मैं लिटिल डीमन एम्प्रेस को बचा नहीं सकता। बोलते हुए वो अपना लेफ्ट हैंड उठाता है जिसमें स्काई पॉइजन पर्ल की इमेज आती है और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। मेरा जेड ऑफ द 9 सन्स, वो कहां गया? जैस्मिन गुस्से से कहती है, बेवकूफ, तुम्हें अब पता चल रहा है? भूल गए तुम्हारे पहले के ट्रेजर्स कैसे गायब हुए थे? युनचे का दिमाग घूम जाता है और वो चिल्लाता है, होंगर, अभी के अभी बाहर आओ। एक रेड लाइट फ्लैश होती है और होंगर उसके सामने आ जाती है। वो नींद में अपनी आंखें मलते हुए कहती है, मास्टर, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपने मेरी नींद खराब कर दी। युनचे का गुस्सा उसकी मासूमियत देखकर शांत हो जाता है। वो कांपती आवाज में पूछता है, तुमने जेड ऑफ द 9 सन्स खा लिया? होंगर मासूमियत से पूछती है, जेड ऑफ द 9 सन्स? वो क्या है? क्या वो खाने में अच्छा है? युनचे गुस्से से कहता है, वो एक गोल्डन कलर का इतना बड़ा पत्थर था। होंगर की आंखें चमक जाती हैं। ओह, तो वो था। जैसे ही मास्टर ने उसे अंदर भेजा, मैंने उसे तुरंत खा लिया। वो बहुत टेस्टी था। थैंक यू मास्टर। युनचे की आवाज और कांपने लगती है। तुमने सच में उसे पूरा खा लिया? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? होंगर अपना सिर झुकाते हुए कहती है, अजीब क्यों लगेगा? उल्टा उसको खाने के बाद मेरी बॉडी को बहुत अच्छा लगा और मुझे नींद आ गई और तब से मुझे भूख भी नहीं लगी। मास्टर, क्या आपके पास और है? जैस्मिन एक्सप्लेन करती है, हाई क्वालिटी सोर्ड्स और प्रोफाउंड जेड होंगर का खाना है। तुमने खुद जेड ऑफ द 9 सन्स को स्काई पॉइजन पर्ल में डाला, जो उसे उसके मुंह तक लाने जैसा था। वैसे भी अभी तुम्हारे लिए जेड ऑफ द 9 सन्स का सबसे बड़ा यूज प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क को पावर देना ही था, इसलिए यह होंगर को ही खाना था। जैस्मिन उसे प्राइमोडियल प्रोफाउंड आर्क समन करने को कहती है।
युनचे अपना हाथ आगे करता है और आर्क उसकी हथेली पर आ जाता है। अब वो रेड नहीं बल्कि होंगर के बालों जैसे वर्मिलियन कलर का था और एक पावरफुल ऑनरा रिलीज कर रहा था। युनचे को आर्क के साथ एक क्लियर स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। वो अपने माइंड से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आर्क हवा में उठता है, जगह बदलता है, बड़ा होता है और फिर छोटा होकर उसके हाथ में वापस आ जाता है। अगले ही पल युनचे, जैस्मिन और होंगर गायब होकर आर्क के अंदर एक बड़े से स्टोन हॉल में आते हैं। युनचे को पता चलता है कि वो आर्क के अंदर से बाहर की दुनिया को क्लियर देख सकता है। उसे यह भी पता चलता है कि वो इस आर्क से डिमेंशनल ट्रैवल भी कर सकता है, यानी एक इंस्टेंट में हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है। लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन से उसे एक सबसे जरूरी बात पता चलती है। इस प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क पर उसका सिर्फ सेकेंडरी कंट्रोल है। मैन कंट्रोलर होंगर है। इसका मतलब था कि अगर दोनों एक साथ अलग अलग कमांड देंगे तो आर्क सिर्फ होंगर की बात मानेगा। अगर होंगर चाहे तो वो युनचे को आर्क से बाहर भी निकाल सकती है। कंक्लूजन ये था कि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क और हेवन स्माइटिंग डेविल स्लेयर स्वॉर्ड को आराम से यूज करने के लिए युनचे को पहले अपनी बिग बॉस होंगर को खुश करना पड़ेगा और उसे सर्व करना होगा। जैस्मिन कहती है, जेड ऑफ द 9 सन्स की पावर से प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क आराम से इल्यूजरी डीमन रेल्म से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट तक डायमेंशनल जंप कर सकता है। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है ये कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क की अंदर की दुनिया दोनों रियल्म्स से बड़ी है, इसलिए इसमें कितनी एनर्जी लगेगी ये मैं भी नहीं सोच सकती। लेकिन वापस जाने से पहले तुम्हें प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की रिलेटिव लोकेशन का पता लगाना होगा। युनचे कॉन्फिडेंस से कहता है, यह तो सिंपल होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने पहले वहां जाने के लिए एक फोरबिडन टूल का इस्तेमाल किया था, तो उन्हें उसकी रिलेटिव लोकेशन जरूर पता होगी। मुझे बस उनसे पूछना है। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के रिवाइव होने के साथ ही युनचे का उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन अब पूरा हो गया था। वो उसे अपने हाथ की तरह आसानी से कंट्रोल कर सकता था। बस शर्त यह थी कि होंगर कोई परेशानी न खड़ी करे। वैसे तो उसे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की चिंता थी, लेकिन तुरंत वापस लौटने की उसकी इच्छा अब कम हो गई थी। उसके फादर युन चिंगहोंग को अपने खोए हुए ब्लड एसेंस को भरने के लिए 3 महीने तक बिना रुके ट्रीटमेंट की जरूरत थी और यह काम सिर्फ युनचे ही कर सकता था। वो इस इंपॉर्टेंट टाइम के दौरान जोश में आकर कोई खतरा नहीं मोल ले सकता था और प्रोफाउंड आर्क की अननोन एनर्जी रिजर्व्स को खत्म नहीं कर सकता था। उसने प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क को वापस लिया, होंगर को वापस स्काई पॉइजन पर्ल में फेंका और ओवरलॉर्ड पिल को बाहर निकाला। उसे तोड़ने के बजाय उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी का इस्तेमाल उसके कंपोजिशन को जांचने के लिए किया। एक पल बाद उसने निराशा के साथ अपनी आंखें खोलीं। वो बड़बड़ाया, सोचा नहीं था कि यह इतना सिंपल होगा। ऊपर से इसकी प्योरिटी इतनी बेकार है कि मैं इसे देख भी नहीं सकता। अगर ड्यूक बाओचिंग, जिन्होंने इन पेलेट्स को रिफाइन करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, ये सुन लेते तो वो गुस्से से ही मर जाते। एक ओवरलॉर्ड पिल के लिए मटेरियल्स बेशक कीमती थे, लेकिन ड्यूक पैलेस जैसी पावर के लिए उन्हें हासिल करना नामुमकिन नहीं था। पिल की असली कीमत उसके बेहद मुश्किल रिफाइनमेंट प्रोसेस से आती थी। एक मास्टर रिफाइनर को एक पिल बनाने में 50 साल की कड़ी मेहनत लगती थी, जिसमें हर स्टेप में एक्सट्रीम प्रिसीजन की जरूरत होती थी। इतना ही नहीं, सक्सेस रेट भी सिर्फ 50% था। पूरे इल्यूसोरी डीमन रेल्म में सिर्फ 2 लोग ही यह काम कर सकते थे, जिसका मतलब था कि ड्यूक बाओ चिंग पैलेस एक सेंचुरी में ज्यादा से ज्यादा 2 ओवरलॉर्ड पैलेट्स ही बना सकता था। लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल के लिए यह प्रोसेस मामूली था। युनचे ने लापरवाही से ओवरलॉर्ड पिल को एक तरफ फेंका और युन फैमिली के मेडिसिन पवेलियन की तरफ चल पड़ा। फैमिली की नींव का कोर होने के नाते उस 3 मंजिला पेविलियन पर सख्त पहरा था और उसमें 10,000 सालों से जमा की गई स्पिरिट मेडिसिन का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। पेविलियन का गार्जियन युन याओजी था, जो लगभग 2000 साल का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एल्डर था। उसने गर्माजोशी से युनचे का स्वागत किया। वो कहता है, यंग पेट्रियार्क, क्या आप मेडिसिन पवेलियन में एंटर करना चाहते हैं? युनचे ने सम्मान से झुककर प्रणाम किया। वो कहता है, जी, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं सीनियर। क्या मैं अंदर के इंग्रेडिएंट्स को फ्रीली इस्तेमाल कर सकता हूं? युन याओजी प्रशंसा से मुस्कुराया। वो कहता है, आप हमारे यंग पेट्रियार्क हैं। युन फैमिली में सब कुछ आपका ही है। उसने प्रोटेक्टिव बैरियर खोल दिया। प्लीज अंदर आइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। युनचे के अंदर जाते ही बैरियर फिर से बंद हो गया। 2 घंटे के अंदर उसने तीनों फ्लोर्स पर घूमकर हर इंग्रेडिएंट की लोकेशन,
क्वांटिटी और एज को याद कर लिया था। तीसरे फ्लोर पर सबसे हाई ग्रेड ट्रेजर्स रखे थे और वहां की हवा इतनी घनी स्पिरिट एनर्जी से भरी हुई थी कि वो लो लेवल प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स को ब्रेक थ्रूज हासिल करने में मदद कर सकती थी। युनचे तीसरे फ्लोर पर बैठा अपने जरूरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा किए और स्काई पॉइजन पर्ल को एक्टिवेट किया। एक पल में ही उसके सामने 30 परफेक्ट ओवरलॉर्ड पैलेट्स आ गए। स्काई पॉइजन पर्ल द्वारा रिफाइन किए गए पैलेट्स हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी के थे और ड्यूक बाओ चिंग पैलेस वाले पिल से लस्टर, ऑनरा और असर में कहीं ज्यादा बेहतर थे। इसके अलावा प्रोसेस में सिर्फ चौथाई मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ क्योंकि स्काई पॉइजन पर्ल से कोई वेस्ट नहीं होता था। युनचे ने एक उठाया। वो बड़बड़ाया, बाकी लोग कैसे झेंगे? फिर उसने सोचा, पहले मैं ऐसे ही कैजुअली कुछ 100 पैलेट्स रिफाइन कर लेता हूं। वो रात होने तक मेडिसिन पवेलियन में ही रहा। इसी बीच युन चिंगहोंग के कोर्टयार्ड में स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ और लिटिल डीमन एम्प्रेस दिखाई दी। लिटिल डीमन एम्प्रेस को प्रणाम, युन चिंगहोंग और उसकी वाइफ झुकने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं। लिटिल डीमन एम्प्रेस कहती है, पेट्रियार्क युन, आप जख्मी हैं। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। एक ना रोक पाने वाली फोर्स ने उन्हें झुकने से रोका। वो आगे कहती है, मैं आपकी इंजरी चेक करने आई थी। आपके कॉम्प्लेक्शन से लग रहा है कि आप अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। युन चिंगहोंग अपने हाथ जोड़ता है। वो कहता है, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया लिटिल डीमन एम्प्रेस। चेयर के मेडिकल स्किल्स बहुत ही गजब के हैं। वो कहता है कि मैं 3 महीनों के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा। पूरी तरह से रिकवर? उसके चेहरे पर हैरानी की एक झलक आई और फिर उसने सिर हिलाया। वो कहती है, यह तो बहुत बढ़िया है। तो फिर आपको 5 दिन में होने वाली ग्रैंड सेरेमनी अटेंड करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। युन चिंगहोंग बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, आप चिंता ना करें लिटिल डीमन एम्प्रेस, मैं और मेरी वाइफ वहां जरूर आएंगे। उसने सिर हिलाया, फिर जैसे कोई खास इंटरेस्ट ना हो ऐसे पूछा, क्या युनचे घर पर है? युन चिंगहोंग जवाब देता है, 6th एल्डर ने उसे थोड़ी देर पहले मेडिसिन पेविलियन में जाते हुए देखा था। वो शायद अभी भी वहीं होगा। मैं किसी से उसे बुलवाता हूं। लिटिल डीमन एम्प्रेस हाथ उठाते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जरूर आपके रिकवरी के लिए मेडिसिन बना रहा होगा। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसकी आवाज खत्म होते ही वो गायब हो गई। मुयुरु मुस्कुराते हुए कहती है, लिटिल डीमन एम्प्रेस ने खास तौर पर चेयर के बारे में पूछा। ऐसा लगता है कि वो उसे बहुत इंपॉर्टेंट मानती हैं। युन चिंगहोंग जवाब देता है, यह तो नेचुरल है। लेकिन उसकी आंखों में एक शक की झलक दिखी। जब वो पलटी थी तो उसे साफ महसूस हुआ कि वो उसकी नजरों से बच रही थी, जो उसने उसे पहले कभी करते नहीं देखा था। उसने इसे अपनी एक गलतफहमी मानकर टाल दिया। वापस मेडिसिन पवेलियन के तीसरे फ्लोर पर युनचे एक डल रेड कलर का मेडिसिनल पिल हाथ में लिए गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। अचानक उसके दिमाग में जैस्मिन की आवाज गूंजी। वो कहती है, अपने पीछे देखो। युनचे तेजी से घूमा। उससे 5 कदम भी दूर नहीं, ग्रे कपड़ों में एक छोटी सी नाजुक सी फिगर चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें एक ठंडी तारों भरी रात की तरह थीं। युनचे हैरान होकर उसे देखते हुए कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, तुम यहां कब आई? तुम यहां क्या कर रही हो? ग्रेट वे ऑफ द बुद्धा से मिली स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ उसे किसी के भी पास आने का पता चल जाना चाहिए था। पूरे इल्यूजरी डीमन रेल्म में सिर्फ लिटिल डीमन एम्प्रेस ही उसके इतना पास बिना पता चले आ सकती थी। लिटिल डीमन एम्प्रेस उसके सवाल को इग्नोर करते हुए ठंडी आवाज में पूछती है, क्या कर रहे हो? युनचे खड़ा हो जाता है। वो कहता है, पैलेट्स रिफाइन कर रहा हूं, तुम यहां। उसकी बात काटते हुए वो कहती है, पैलेट्स रिफाइन कर रहे हो बिना किसी कॉल्ड्रन या फर्नेस के? उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो शांत होते हुए जवाब देता है, बाकी नहीं कर सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। उसने एक हल्का रेड पिल आगे बढ़ाया। वो कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई। मैंने ये तुम्हारे लिए रिफाइन किया है। वो तेवर चढ़ाकर पूछती है, मेरे लिए? मुझे किसी पिल की क्या जरूरत है? वो धीरे से कहता है, इसे यहां मिलने वाले हर लॉन्जेविटी बढ़ाने वाले एलिक्सर से बनाया गया है। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन यह जेंटल है और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लिटिल डीमन एम्प्रेस पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी स्लीव झटककर उसने पिल छीन लिया और बिना देखे अपने स्पेशल रिंग में रख लिया। वो कहती है, मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूं तुम्हारी मेहनत को देखते हुए, लेकिन आगे से ऐसी बेमतलब की चीजें मत करना। मेरी किस्मत गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड ने तय की थी।
कुछ भी इसे बदल नहीं सकता और तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। तुम्हें बस मेरा सीक्रेट रखना है और इस मामले में दखल नहीं देना है। युनचे उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहता है, नहीं, अगर तुम सिर्फ लिटिल डीमन एम्प्रेस होती तो मुझे परवाह नहीं होती कि तुम जियो या मरो जब तक मेरी फैमिली सेफ है। लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जिंदगी को 3 साल में ख़त्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम अभी भी मेरी वुमन हो। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। वो गुस्से से कहती है, घटिया आदमी, जो तुमने अभी कहा उसके लिए मैं तुम्हें मौत दे सकती हूं। उसका डरावना प्रेशर एक मोनार्क को भी कांपने पर मजबूर कर सकता था, लेकिन युनचे बस मुस्कुराया। वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारोगी। मैं तुम्हारा आदमी हूं और साफ साफ कहूं तो तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया था। हवा में एक तेजी से झोंका आया और एक ग्रे फिगर उसके पास से गुजरी। उसके छोटे हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका गला ही कुचल दे। वो उसके चेहरे के पास आकर गुस्से से फुसफुसाती है, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें मारने की? अपनी जिंदगी के आखिरी 3 सालों में मैं इस रियल्म को खून से साफ करूंगी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मारा ना जा सके। तुम मेरा सीक्रेट जानते हो, इसलिए तुम वो हो जिसे मरना ही होगा। जैसे ही वो बोल रही थी, उसे खून की महक आई। उसने उसके राइट स्लीव पर एक ताजा 5 सेंटीमीटर का घाव देखा और उसकी नजर एक पल के लिए डगमगा गई। यूनचे सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। एक पहाड़ जैसी ताकत ने उसे दबा रखा था। वो मुश्किल से कह पाया, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मारोगी। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। वो कहती है, तो क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? वो हंसा, जबकि उसकी गर्दन में तेज दर्द हो रहा था। वो कहता है, क्यों नहीं? उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठी की और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी चेस्ट पकड़ ली। एक जोरदार धमाके ने उसे दीवार से जा टकराया, जिससे 10,000 साल पुराना प्रोफाउंड जेड टूट गया। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, खुश होकर मुस्कुराते हुए खांसने लगा। वो कहता है, देखा, तुम मुझे नहीं मार सकती। गुस्से से कांपते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं। वो ठंडी आवाज में कहती है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मारूंगी क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं युन फैमिली को नीचा नहीं दिखाना चाहती। जहां तक गोल्डन क्रो लाइटनिंग फ्लेम वैली में जो हुआ उसकी बात है, मैंने बस तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल अपने बदले के लिए पावर हासिल करने के लिए किया था। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? बकवास। वो आगे कहती है, आज तुम्हें न मारना उस कर्ज को चुकाता है। लेकिन अगर तुमने मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत की या वैली में जो हुआ उसका जिक्र दोबारा किया तो मैं जरूर। वो खुद ही रुक गई और उसकी फिगर डिस्टॉर्ट होकर पूरी तरह गायब हो गई। युनचे जमीन पर फिसल गया। उसकी एनर्जी उस चोट से गड़बड़ा गई थी। वो अपनी गर्दन मलते हुए बड़बड़ाया, ये औरत काफी खतरनाक है। उसने उस जगह देखा जहां वो गायब हुई थी। वो कहता है, जैस्मिन, क्या मुझे उसके लिए थोड़ा हेवनली जेड ड्यू बनाना चाहिए? जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में आई। वो पूछती है, वो क्या है? लॉन्जेविटी के लिए? वो कहता है, नहीं, लेकिन रोज एक डोज लेने से एक औरत का सीना डेवलप होता है। उसका थोड़ा फ्लैट है, तुम्हारी तरह। एक बर्फीली ठंडी किलिंग इंटेंट ने उसे घेर लिया। जैस्मिन मीठी आवाज में कहती है, मुझे पहले तुमसे थोड़ी हमदर्दी थी, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि उसने तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दी होती। मेडिसिन हॉल के काफी ऊपर लिटिल डीमन एम्प्रेस फिर से दिखाई दी। उसने रेड पिल निकाला, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने होंठों तक लाई, उसे खून की हल्की महक आई। उसके हाथ पर लगे घाव को याद करके उसे एहसास हुआ कि उसने इसे रिफाइन करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया था। हैरान होकर उसका हाथ नीचे गिर गया और वो गायब हो गई। युनचे ने अपनी एनर्जी को शांत ही किया था कि वो वापस लौट आई। उससे साफ गुस्सा झलक रहा था। पिल को ऊपर उठाते हुए वो गुस्से से पूछती है, तुमने इसे रिफाइन करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ड्रैगन गॉड ब्लड सर्वशक्तिमान है, कि तुम एक ऐसी किस्मत को बदल सकते हो जिसे गोल्डन क्रो डिवाइन गॉड भी नहीं बचा सकता? तुम्हें लगता है कि इससे तुम मेरा दिल जीत लोगे? उसने नफरत से कहा, मेरे लिए यह बस तुम्हारे खून से गंदा हुआ है। उसकी हथेली में एक स्कारलेट गोल्ड आग भड़की, जिसने पल भर में पिल को राख कर दिया। ठंडी सांस छोड़कर वो मुड़ी और एक बार फिर गायब हो गई। युनचे ने अपना सिर हिलाया, बड़बड़ाते हुए, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं औरतों को तुमसे ज्यादा समझता हूं। बहुत ऊपर शांत आसमान में
लिटिल डीमन एम्प्रेस ने अपना हाथ बढ़ाया। असली रेड पिल उसकी हथेली में रखा था। उसने उसे अपने होठों से लगाया और धीरे से निगल लिया। जब वो हमेशा की तरह एक अकेली फिगर बनकर डीमन इंपीरियल सिटी के सेंटर की तरफ उड़ रही थी, तो उसे पहली बार अपने अकेलेपन में एक नए हल्के से लोनलीनेस और कड़वाहट का एहसास हुआ। उसके लौटने के 7 दिन बाद लिटिल डीमन एम्प्रेस ने जल्दबाजी में रिपेयर किए गए डीमन इंपीरियल ग्रेट हॉल में रेन सेरेमनी को दोबारा बुलाया। माहौल 4 महीने पहले हुई सेरेमनी से बिल्कुल अलग था। जहां पहले लगातार फुसफुसाहट और 2 ताकतवर ग्रुप्स के बीच तनाव था, वहीं अब एक मौत जैसी शांति थी। पावर में बदलाव सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट से ही साफ दिख रहा था। गार्डियन फैमिलीज की हेड सीट पर अब एक बड़ा यून कैरेक्टर बना हुआ था। ग्रेट हॉल के बीच में हीलियन क्लैन के टॉप मेंबर्स, जो कभी हेड फैमिली हुआ करते थे, ठंडे फर्श पर घुटने टेके हुए थे। उनके नाम की एक सीट तक नहीं थी। उनके बगल में हर वो पियरलेस एक्सपर्ट और नोबल जो ड्यूक वाई पैलेस की तरफ हो गया था, आज्ञाकारी होकर कांप रहा था। लिटिल डीमन एम्प्रेस की बर्फीली ताकत का पूरा बोझ सह रहा था। एम्प्रेस की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। वो कहती है, शाओयुन के किंगशिप बिस्टोमेंट सेरेमनी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? एक मिनिस्टर जवाब देता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस को रिपोर्ट करते हुए सब कुछ ठीक से तैयार हो गया है। सेरेमनी कल हो सकती है। हमें बस किंग स्याओ पैलेस के लोकेशन के लिए आपकी चॉइस चाहिए। वो कहती है, ये यून फैमिली के जितना हो सके उतना करीब होगा। ऑफ कोर्स। मिनिस्टर कहता है, जी आपका ये सेवक समझ गया। लिटिल डीमन एम्प्रेस की नजर फिर अंडर हेवन क्लैन की तरफ गई। वो कहती है, किंग स्याओ यानी शाओयुन इस साल 22 साल का है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। इस एम्प्रेस ने सुना है कि उसके और अंडर हेवन पेट्रियार्क की प्यारी बेटी नंबर 7 अंडर हेवन के बीच एक रिश्ता है और वो एक दूसरे के लिए बने हैं। इसीलिए ये एम्प्रेस नंबर 7 अंडर हेवन की शादी किंग शाओ से कराना चाहती है। तुम्हारे क्या विचार हैं, पेट्रियार्क अंडर हेवन? इस घोषणा से शाओयुन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो बिल्कुल हैरान था। उसके बगल में नंबर 7 अंडर हेवन के मुंह से हल्की सी आह निकली। उसके हाथ उसके होंठों पर चले गए और उसके चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट की रेडनेस छा गई। उसके पिता ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन जल्दी से अपनी सीट से उठे और गहरी झुकाई। वो कहते हैं, लिटिल डीमन एम्प्रेस का खुद इस शादी का इंतजाम करना मेरी बेटी की जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। मुझे इसमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। मैं लिटिल डीमन एम्प्रेस का अपनी बेटी की तरफ से उनकी कृपा के लिए धन्यवाद करता हूं। वो लड़की खुद भी सुंदरता से घुटने टेकते हुए कहती है, नंबर 7 अंडर हेवन लिटिल डीमन एम्प्रेस की कृपा के लिए उनका धन्यवाद करती है। उसके चेहरे पर खुशी की लाली कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका भाई नंबर 5 अंडर हेवन उसकी स्लीव खींचकर धीरे से कहता है, हे ओल्ड 7, थोड़ा तो कंट्रोल रख। वो भी गुस्से से धीरे से जवाब देती है, रिजर्व्ड योर सिस्टर। तुम लोगों ने मेरे ब्रदर यून को परेशान किया था, उसका बदला मैंने ले लिया है। हम्फ। नंबर 5 उलझन में धीरे से कहता है, तुम मेरी बहन नहीं हो क्या? वो दुनिया के इस बदलते रंग पर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वो आदमी जिसे कभी प्रोफाउंड स्काई बास्टर्ड कहकर ताने मारे जाते थे, अब एक किंग था। वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि शाओयुन का अच्छा नेचर उसे पुरानी बातों का गुस्सा नहीं रखने देगा। शाओयुन अपने झटके से उभरकर भी अपनी सीट से उठा और झुका। वो कहता है, शाओयुन इस शादी को मंजूरी देने के लिए लिटिल डीमन एम्प्रेस का 10,000 बार शुक्रिया करता है। मैं कसम खाता हूं कि मैं इस जिंदगी में 7th सिस्टर को कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। बोलते हुए उसकी नजर नंबर 7 की नजर से मिली। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक मजाकिया चेहरा बनाया। उसकी मुस्कान 100 खिलते फूलों की तरह चमक रही थी, पूरे दरबार की निगाहों के नीचे भी। लिटिल डीमन एम्प्रेस ने हल्का सा सिर हिलाया। वो कहती है, पेट्रियार्क यून नंबर 7 अंडर हेवन फैमिली की सबसे कीमती चीज है। तुम्हारी यून फैमिली का रिश्ते का तोहफा छोटा नहीं हो सकता। यून चिंगहोंग मुस्कुराते हुए उठे। वो कहते हैं, बिल्कुल, मैं हमेशा से अंडर हेवन फैमिली की प्रिंसेस को पसंद करता आया हूं। जब हम एक शुभ तारीख चुन लेंगे तो मैं एक भारी तोहफा लेकर स्यावर की तरफ से खुद रिश्ता लेकर जाऊंगा। ईर्ष्या भरी नजरें ग्रेटेस्ट एम्बिशन अंडर हेवन पर पड़ी। वो सीधा बैठा था, लेकिन उसके दिल की खुशी छुपाना नामुमकिन था। एक शादी जिसे वो कभी अपने परिवार के लिए एक आफत समझा था, अब उनकी सबसे बड़ी किस्मत बन गई थी। 4 घंटे बीत गए। गद्दार बिना हिले घुटने टेके हुए थे, एक आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जैसे सजा का इंतजार कर रहे गुनहगार हों। उसी पल हॉल की गर्माहट गायब हो गई।
लिटिल डीमन एम्प्रेस की नजर हॉल के बीच की तरफ मुड़ी और उसका नर्म एक्सप्रेशन पल भर में बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हालांकि घुटने टेके हुए आदमियों ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, पर उसका प्रेशर उनके गालों पर एक ठंडी तलवार की तरह था, जिससे उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। वो कहती है, इस एम्प्रेस ने तुम्हें 10 दिन के अंदर ड्यूक हुआई के 9 खानदानों को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। 7 दिन बीत चुके हैं। प्रोग्रेस कैसा है? उसका लहजा उदास और दम घोंटने वाला था, जो उसके थोड़ी देर पहले के बोलने के तरीके से बिल्कुल अलग था। कई पैट्रियार्क्स सबसे पहले जवाब देने के लिए आगे बढ़े। वो कहते हैं, लिटिल डीमन एम्प्रेस को रिपोर्ट करते हुए ड्यूक हुआई के पिता के 4 खानदान, उसकी मां के 3 और उसकी पत्नी के 2, सभी को मौत के घाट उतार दिया गया है। एक भी नहीं बचा। लाशों को आपके निर्देशानुसार सबके सामने जला दिया गया है। हेलियन क्वांग ने घबराहट में जेट स्ट्रिप्स का एक बंडल उठाया। वो कहता है, ड्यूक हुआई पैलेस के नीचे एक गुप्त कमरा था। यह जेट स्ट्रिप अंदर मिली। इसमें ड्यूक हुआई पैलेस का फॉलन फ्लेम डेविल आर्ट और एक ब्लड एस्केपिंग टेक्निक है, शायद वही जिससे ड्यूक मिंग उस दिन भागा था। लिटिल डीमन एम्प्रेस के आईब्रोज हिले। एक इशारे से जेड स्ट्रिप उसके हाथ में आ गई। युनचे अपने पिता के बगल में बैठा ध्यान से देख रहा था। वो जानता था कि अगर एम्प्रेस उस अजीब टेक्निक को समझ पाई तो अगले बार ड्यूक मिंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। एम्प्रेस ने स्क्रिप्ट पर बेपरवाही से एक नजर डाली और फिर उसे बंद कर दिया। बाईस एक और बड़ा जेड स्ट्रिप उठाकर जल्दी से आगे बढ़ा। वो कहता है, लिटिल डीमन एम्प्रेस, इस बय ने भी एक खोज की है। यह भी एक गुप्त कमरे में मिला था। इस पर उन सभी के नाम लिखे हैं जिन्होंने ड्यूक हुआई पैलेस का साथ दिया था। कृपया आप एक नजर डालें। हॉल में डर की एक लहर दौड़ गई। एम्प्रेस ने धीमी आवाज में कहा, इसे देखने की जरूरत नहीं। नाम की लिस्ट ड्यूक सिंह पैलेस को दे दो। फिर एक आदेश भेजो, 3 दिन के अंदर जिनके भी नाम लिस्ट में हैं, वो अपने खून से एक लेटर लिखकर अपना गुनाह कबूल करेंगे। उसे उत्तर शहर की दीवार पर लगा दो ताकि 3 साल तक सबके सामने दिखाया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये एम्प्रेस उन्हें सिर्फ इस बार के लिए माफ कर देगी। लेकिन अगर 3 दिन बाद किसी ने भी अपना ब्लड लेटर नहीं लगाया तो उनके साथ ड्यूक हुआई के रिश्तेदारों जैसा सुलूक किया जाएगा और बिना दया के मिटा दिया जाएगा। युनचे की आंखें चमक उठीं। उसने इस आदेश की होशियारी को पहचान लिया, क्योंकि किसी और को नहीं पता था कि लिस्ट में सच में किसका नाम है। यह आदेश हर एक सहयोगी को सामने आकर अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर देगा। गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस के नोबल्स ने राहत की सांस ली। एक ब्लड लेटर एक छोटी सी कीमत थी, लेकिन उनकी राहत जल्द ही खत्म हो गई, क्योंकि एम्प्रेस के अगले शब्दों ने उनके दिल उनके मुंह में ला दिए। उसकी आवाज अचानक कठोर हो गई। वो कहती है, जहां तक लिस्ट में गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक पैलेसेस के लोगों की बात है, ब्लड लेटर लिखने के बारे में भूल जाओ। तुम्हारे लिए जो इल्यूजरी डीमन रेल्म के स्तंभ हो, डीमन एम्परर के खिलाफ विद्रोह करना सीधा सीधा गद्दारी है, एक न माफी के लायक जुर्म। अगर तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया गया तो ये एम्प्रेस हमारे नागरिकों या हमारे पूर्वजों के लायक कैसे होगी, जिन्होंने इस शांति को बनाया है। 7 पैट्रियार्क्स और ड्यूक्स पर बर्फीली दहशत छा गई। एक बुजुर्ग मोनार्क चिल्लाया, लिटिल डीमन एम्प्रेस, ये ड्यूक अपने गुनाहों को जानता है, लेकिन मुझे ड्यूक हुए के की गए जुर्मों के बारे में नहीं पता था। उसने ठंडी आवाज में बात काट दी। वो कहती है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो खड़ी हुई और अपना हाथ अपने शाही कुर्सी पर मारा। एक गड़गड़ाहट के साथ सिंहासन एक तरफ हो गया, जिससे एक अंधेरा छिपा हुआ पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। वो एक तरफ मुड़ते हुए कहती है, महासमारोह यहीं समाप्त होता है, सब लोग जा सकते हैं। एक पल रुकने के बाद उसकी आवाज एक बर्फीली फुसफुसाहट में बदल गई। वो कहती है, गुनहगार गार्डियन फैमिलीज और ड्यूक्स पीछे रुक जाएं। ठंडी हवा के आखिरी झोंके के साथ वो मुड़ी और पत्थर के कमरे में चली गई। अचानक हुए इस आदेश से हॉल में हैरानी भरी खामोशी छा गई। बाकी सब सावधानी से और चुपचाप निकल गए। शाओयुन ने युनचे को अभी भी सीधा बैठे देखकर पूछा, बड़े भाई, आप जा नहीं रहे? युनचे ने अपनी थोड़ी को अपने हाथ पर टिकाते हुए एक रहस्यमयी लुक के साथ कहा, ओह, मुझे अभी लिटिल डीमन एम्प्रेस से अकेले में कुछ छोटे मोटे मामले डिस्कस करने हैं। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाओयुन कांपते हुए कहता है, लेकिन उसने एम्प्रेस के साफ आदेश के बारे में सोचा। उसे डर था कि युनचे उसे भड़का देगा। युनचे ने उसे हाथ हिलाकर भगा दिया। वो कहता है, मैंने कहा ना,
मेरी चिंता मत करो, जल्दी जाओ और अपनी सेवेंथ सिस्टर को ढूंढो। जब वो गई तो उसने कम से कम 7 बार तुम्हारी तरफ देखा था। अगर तुम उसके पीछे नहीं जाओगे तो वो गुस्सा हो सकती है और तुमसे शादी नहीं करेगी। युनचिंग हल्के से हंसा। वो कहता है, शाओहेर, चलो चलते हैं। तुम्हारे बड़े भाई के पास अपने कारण हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने शाओयुन को साथ खींच लिया। जाते हुए युनचे को एक समझदारी भरी मुस्कान दी। जल्द ही ग्रेट हॉल खाली हो गया, सिवाय उन घुटने टेके हुए नोबल्स के जिनके माथे ठंडे पसीने से भीगे हुए थे, जिसे वो तेजी से साफ नहीं कर पा रहे थे, और युनचे के। उसने उन पर बिना किसी दया के एक नजर डाली, फिर उठा और न धीरे न तेजी से स्टोन रूम की तरफ चल पड़ा। वीडियो को लाइक और हाइप करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी से फैमिली का हिस्सा बना जाइए। साथ ही अगर आपके दोस्त इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो उन्हें शेयर भी कर देना।